नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर मुद्दे की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाराबंकी से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का धार्मिक स्थलों पर एक्शन शुरू हो गया है। तो बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, धार्मिक स्थलों पर योगी सरकार का एक्शन शुरू। आधी रात में मजार हटाने की कार्रवाई, धार्मिक स्थल बनाकर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई। तो बाराबंकी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी का एक्शन शुरू हो गया है धार्मिक स्थलों को लेकर। मजार हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। आधी रात को ये कार्रवाई की गई है, जहां धार्मिक स्थल बनाकर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की गई थी। मैं आपको बता दूं कि धार्मिक स्थल के नाम पर जिस तरह से जमीन कब्जाई जाती है, उसको लेकर ये एक्शन लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। जी हां, मिर्जापुर से बड़ी खबर, ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। 3 लोगों की निर्मम हत्या, 3 लोगों का शव मिला। तो मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है, जहां 3 लोगों की मौत के बाद उनके शव बरामद कर लिए गए। हालांकि पुलिस तफ्तीश में जुट गई है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस समय सनसनी का माहौल है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पीजीआई माफ कीजिएगा जीजीआईसी परिसर में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्राओं के शोर मचाने पर शोहदे फरार, 3 लोगों का शांति भंग में चालान किया। घुमंतू जाति के 3 डेरे। शहर के जीजीआईसी परिसर का ये मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ शोहदों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। उसके बाद तमाम युवक मौके से फरार हो गए। वहीं छात्राओं के शोर मचाने पर अफरा तफरी मच गई। 3 लोगों का शांति भंग में चालान भी किया गया है। शहर के जीजीआईसी परिसर का पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली में बड़ा कोरोना का कहर, मासूम सहित 11 कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से लौटे कई यात्री मिले कोरोना संक्रमित। सभी संक्रमित मरीजों को भेजा गया अस्पताल। कोरोना एक बार फिर से अपना कहर बरपा रहा है। लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं रायबरेली से भी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 11 लोग समेत एक मासूम बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कुछ लोग इसमें से मुंबई से भी लौटे हुए यात्री बताए जा रहे हैं। तो कोरोना की जांच के बाद इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पति ने बच्चों समेत पत्नी को निकाला घर से बाहर। तो पति की क्रूरता, पत्नी समेत बच्चों को घर से बाहर निकाला। पैसा मांगने पर नशेड़ी ने किया ये। आरोपी ने पत्नी को के साथ मारपीट की, फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो औरैया से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पति ने पत्नी और बच्चों को घर से निकाला। पैसा मांगने पर नशेड़ी पति ने की मारपीट। आरोपी ने पत्नी को जान से मारने की कोशिश भी की। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौराहे का पूरा मामला। औरैया से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ खास बड़ी खबरें, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जैश ए के टॉप कमांडर सजाद अफगानी के फंसे होने की आशंका है। सेना के इस ऑपरेशन में एक आतंकी मार गिराया गया, जिसकी शिनाख्त होनी अभी बाकी है। सजाद अफगानी 2018 से सक्रिय है। सेना की कार्रवाई में अगर उसे मार गिराया जाता है तो ये बड़ी सफलता होगी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को भी सील कर दिया गया है। रात भर चले इस ऑपरेशन के बाद सुबह सुरक्षा बलों को सफलता मिली। मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। हालांकि अभी उसकी पहचान की जानी बाकी है। तो जैश कमांडर सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया। शोपियां एनकाउंटर में यह आतंकी ढेर किया गया है। सेना की कार्रवाई में अगर उसे मार गिराया गया जाता तो ये बड़ी सफलता होगी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को भी सील कर दिया है। बता दें कि जैश का बड़ा आतंकी इस समय फंसा हुआ है। रात भर चले इस ऑपरेशन के बाद सुबह सुरक्षा बलों को सफलता मिली। शोपियां एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर जैश कमांडर सज्जाद अफगानी भी फंसा। मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र के नंदूपुर गांव में सड़क किनारे तिरपाल से ढके हुए 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। मौके पर पहुंचते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में भी लेकर शिनाख्त का प्रयास किया है। इसी के साथ मृतकों में एक व्यक्ति के पास से मिली डायरी के आधार पर उसकी पहचान हो गई है। इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हत्या के बाद तीनों के शवों को सड़क किनारे लाकर फेंक दिया गया है। जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। तो मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर से एक बार फिर सनसनी फैल गई, जहां पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तीनों शवों की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि एक युवक के पास से एक डायरी बरामद हुई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी ट्रिपल मर्डर का क्या पूरा मामला है और किस तरह की कार्रवाई पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही है? देखिए, वाराणसी मिर्जापुर बॉर्डर पर चुनार थाना क्षेत्र पड़ता है। वहां का नंदूपुर गांव है, जहां पर सुबह 3 शव बरामद हुए। 3 शव देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को आशंका है कि इनकी धारदार हथियार से हत्या की गई है और हत्या किसी और जगह की गई है और उनको यहाँ पर इनके शवों को फेंक दिया गया है। वहीं जब जेब की तलाशी ली गई तो एक शव के पास से जो कागजात मिले उसके आधार पर मालूम चला कि राजकुमार नाम का शख्स है, ये बिहार का रहने वाला है। जब उसके कांटेक्ट नंबर जो मिला था उससे पता किया गया, उसके घर पे फोन किया गया तो पता चला कि जो है ये राजकुमार नाम का शख्स बिहार का रहने वाला है। ये अपने 2 साथियों के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला था। वहीं बड़ी बात यह है कि वाराणसी मिर्जापुर बॉर्डर पे कैसे तीनों शव पहुंच गए, कैसे इनकी हत्या की गई है, पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है और शवों के पास से एक खोखा भी जो है कारतूस का खाली मिला है। तो इसके आधार पे पुलिस ये भी कह रही कि इनको गोली भी मारी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मिर्जापुर दौरा है, तो कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और शवों को एक दूसरी जगह पे फेंक दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था पे कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, सहयोगी ने बताया कि किस तरह से ये लोग बिहार के बताए जा रहे हैं, लेकिन ये मिर्जापुर बॉर्डर पर किस तरह से पहुंचे और इनकी शवों को किसने मारा है। हालांकि इनके पास से एक कारतूस भी बरामद हुआ है, इनके शव किसके द्वारा फेंके गए हैं, किस बात को लेकर इनकी हत्या की गई है, ये तमाम पहलुओं पर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। हालांकि आज राष्ट्रपति का मिर्जापुर दौरा भी है, ऐसे में ये भी बड़ा सवाल है कि किस तरह की चूक की जा रही है। अपराधों पर लगाम कसने के लिए यूपी सरकार किस तरह से बेलगाम अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, ये भी इन खबरों से साफ पता चलता है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए अहमदाबाद पुणे सुपरफास्ट दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। अहमदाबाद पुणे के बीच दुरंतो स्पेशल 16 मार्च से चलेगी। वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक अहमदाबाद पुणे दुरंतो स्पेशल 16 मार्च 1 से सप्ताह में 3 दिन चलेगी, जो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को अहमदाबाद से रात
10:30 चलकर अगले दिन सुबह 7:10 पर पुणे पहुंचेगी। रास्ते में ये ट्रेन वसई रोड और लोनावला स्टेशन पर भी रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी के कोच होंगे। ट्रेन की बुकिंग 15 मार्च 2021 से PRS काउंटर और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी। अहमदाबाद पुणे के बीच चलेगी दुरंतो एक्सप्रेस वे, जिसका शुभारंभ कर दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि IRCTC की वेबसाइट पर भी इसके जो काउंटर है वो भी होंगे और PRS काउंटर भी 15 मार्च से इसकी बुकिंग स्टार्ट करेंगे। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर शराब कांड को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय लगातार विपक्ष के निशाने पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं। उन्होंने सबूतों के आधार पर मंत्री को एक्सपोज करने का दावा किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जिस शख्स ने पुलिस को कॉल करके स्कूल में शराब होने की जानकारी दी थी, पुलिस ने मंत्री के भाई को बचाने के लिए उसे ही जेल में डाल दिया है। तो शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर विपक्ष हमलावर है। जिस तरह से लगातार बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब की खबरें सामने आती रहती हैं, तो आपने भी जिस तरह से हम खबर दिखा रहे हैं आपको कि नीतीश सरकार पर विपक्ष हमलावर है, उसी की बानगी करती एक हमारी रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें शराब का जखीरा एक स्कूल से बरामद हुआ। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट को जरा आप देखिए और समझिए कि विपक्ष क्यों नीतीश सरकार पर हमला बंद है और क्यों इस तरह के जो चीजें हैं वो बरामद हो रही हैं। शराबबंदी के बावजूद भी लगातार शराब मिलने की खबरें ये सामने आती है कि नीतीश सरकार किस तरह से लापरवाह है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर सरकार है। वहीं मंत्री रामसूरत राय को लेकर तेजस्वी यादव ने मोर्चा बंदी कर रखी है। सदन के भीतर और सदन के बाहर लड़ाई जारी है। वहीं तेजस्वी यादव ने रामसूरत राय के बर्खास्तगी की मांग की है। सदन से लेकर सड़क तक जारी संग्राम में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मंत्री रामसूरत राय को शराब के मुद्दे पर घेर रखा है। तेजस्वी ने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर आरोप लगाए तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर पैदल मार्च भी किया है। इसके अलावा आरजेडी विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले सदन पोर्टिको में आरजेडी के विधायकों ने नारेबाजी की। इनका आरोप है कि शराबबंदी कानून के बावजूद मुजफ्फरपुर में रामसूरत राय के स्कूल से शराब बरामद हुई है। इस मामले में रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामसूरत राय के मामले में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री रामसूरत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है। रामसूरत राय के कैंपस में चल रहे स्कूल के प्रिंसिपल को शराब बरामदगी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हकीकत यह है कि उसी ने पुलिस को शराब मिलने की सूचना दी थी। तेजस्वी ने कहा कि जिस स्कूल से शराब मिली उसका नाम अर्जुन मेमोरियल ज्ञान मंदिर है। रामसूरत राय के पिता का नाम अर्जुन राय है। पूछा कि कोई दूसरा व्यक्ति जमीन लीज पर लेकर मंत्री के पिता के नाम पर स्कूल क्यों चलाएगा। यानी मंत्री रामसूरत राय साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। रामसूरत राय जी के जो भाई हैं प्रेमचंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय, इन पर एक एफआईआर होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ना तो गिरफ्तारी होती है और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है
कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहां से भी शराब बरामद होगा वहां थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाना खोलने की बात हुई है। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी गई है, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि राम सूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है। ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। जबकि मंत्री राम सूरत राय का कहना है कि उनका अपने भाई से पिछले 10 सालों से कोई संबंध नहीं है। सबूत के तौर पर तेजस्वी और गिरफ्तार प्रिंसिपल के भाई अंशु भास्कर ने तस्वीरें भी दिखाई। इन तस्वीरों में राम सूरत राय, उनके भाई हंसराज राय और गिरफ्तार प्रिंसिपल स्कूल के उद्घाटन समारोह में एक साथ मौजूद थे। प्रिंसिपल अमरेंद्र कुमार का भाई पूरे मामले में अपने भाई को बेकसूर बता रहे हैं। दूसरी तरफ भू एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय से इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने पहले तो सदन में फिर विधानमंडल परिसर में जबरदस्त हंगामा किया। मामला अभी गर्म ही था कि दूसरी पाली में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अचानक फिर से शराबबंदी पर बात शुरू की। इस पर टोका टोकी शुरू हो गई। दूसरी पाली में पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान तेजस्वी बेहद आक्रामक रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार विधानसभा में बात रखने नहीं दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विधानसभा जेडीयू और बीजेपी का दफ्तर हो गया है, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। बता दें, बिहार में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। शराब कांड के बाद तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। वहीं तेजस्वी नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा शराब माफिया भी कह चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान के मुताबिक इन दिनों देश के कई हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसकी वजह से कई राज्यों के मौसम का मिजाज बदल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तापमान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
की वजह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पिछले 2 से 3 दिन से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जो इस साल इस समय के लिए सामान्य है। एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना वायरस ने एक बार फिर से सरकार और देश की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के कई राज्यों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण नए मामलों में उछाल देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ो61 के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,320 मामले सामने आए। इस दौरान देश में कोरोना संक्रमण से 161 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे में अकेले महाराष्ट्र में करीब 16,000 नए मामले आए। यहाँ कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। मध्य प्रदेश, पंजाब में भी कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। तो एक बार फिर से सांसद साक्षी महाराज ने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि आतंकवाद है या फिर खालिस्तानी है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में कि महाराज साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा है। कृषि कानून को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर सियासत भी कम नहीं हो रही है। आंदोलन को विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। हर कोई किसानों के आंदोलन को लेकर अपने अपने बयान दे रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है, तो वहीं बीजेपी इस आंदोलन को सियासी साजिश करार कर रही है। आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। राजस्थान के सीकर पहुंचे साक्षी महाराज ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी और आतंकी कहा है। दरअसल सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में निजी दौरे पर आए साक्षी महाराज का बीजेपी कार्यकर्ताओं और सनातन मंडल के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद साक्षी महाराज ने लक्ष्मणगढ़ के बाबा भूतनाथ के दर्शन किए। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज ने कहा, जो लोग किसान के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वह किसान हैं ही नहीं, वो खालिस्तानी हैं या फिर आतंकवादी हैं या फिर दलाल हैं या फिर राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग हैं। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है या आतंकी हैं या दलाल हैं या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9,000 ही वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9,000 वोट न मिले हों, अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत पर अपना स्वार्थ पूरा करने का आरोप लगाया। साक्षी महाराज ने कहा कि राकेश टिकैत 2014 में हमारे प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ रहे थे और पूरे 9,000 वोट भी उन्हें नहीं मिल पाए। तो ऐसे में जिस आदमी को 9,000 वोट ही नहीं मिल पाए और वह धरती तलाशने के लिए किसान आंदोलन के नाम पर खड़े हो गए हैं, वह राजस्थान और पंजाब की कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर केवल अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान तो आज खेत में काम कर रहा है, क्या यूपी में किसान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? साक्षी महाराज ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर केवल एक तमाशा हो रहा है। लोकसभा सदन में कृषि मंत्री द्वारा कहा गया कि आप ये तो बताएं कि कानूनों में काला क्या है। तो अब ऐसे में आंदोलनकारी ये बात भी नहीं बता पा रहे हैं। आखिरकार कानून काला है तो कानून में काला क्या है? साक्षी महाराज ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
ऐसे में वह केवल और केवल किसान आंदोलन के नाम पर सियासत कर रही है और अब जल्द ही सारा विपक्ष देश से समाप्त होने वाला है और अब थोड़े दिनों बाद कांग्रेस को देश की जनता विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहां से पुश कर दिया गया। वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहां से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टैंड है। किसान तो खेत में काम कर रहा है। क्या यूपी में किसान नहीं है? हरियाणा में किसान नहीं है? मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? सारे छत्तीसगढ़ सब सारे देश में किसान है। कहीं किसान आंदोलित नहीं है। पर दिल्ली के बॉर्डरों पर, जो बॉर्डर राजस्थान से सटता है, जो पंजाब से सटता है, वहां पर केवल एक तमाशा हो रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है और एमएसपी जो आरोप लगाए गए लोकसभा में, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये काला कानून तो कानून में काला बताओ क्या है, हम निकाल देते काले काले को, सफेद रहने देते। तो वो ये कुछ बता नहीं रहे कि इसमें क्या है। ये काला कानून तो बिना मतलब की वही बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा, विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया है। तो केवल खिसियाने की बिल्ली खम्मा नोच रही है। रोने के अलावा स्यापा करने के बाद विपक्ष के पास कुछ, सारा विपक्ष देश से समाप्त होने वाला है। ये हिंदुस्तान की जनता समझदार हो गई है। कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा कि विपक्ष का नेता उनका बने। कृषि कानून के खिलाफ 3 महीने से अधिक समय बीत गया है, लेकिन ना ही सरकार किसानों की सुन रही है और ना ही किसान सरकार की। जहां किसान तीनों बिल को वापस करवाने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं कृषि बिल को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कृषि कानून को लेकर एक तरफ विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी के नेता भी कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को आड़े हाथ लेने में नहीं चूक रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। खबर मुद्दे की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला प्राइम टीवी पर यूं ही जारी रहेगा।